तौकीर रजा के पाप का घड़ा भर गया और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस घड़े को खाली कर रही है। आज के अखबार में फ्रंट पेज की खबर है कि तौकीर रजा की 74 दुकानों को सील कर दिया गया। वहां बरेली में एक पहलवान साहब की मजार है। तौकीर रजा और उनके गुर्गों ने मिलकर उस पूरे पहले मजार पे कब्जा किया। आसपास नगर निगम की जमीन थी, उस नगर निगम की जमीन पे कब्जा किया और वहां 74 दुकानें बना दी। 74 दुकान से हर महीने लगभग 8.5 लाख रुपए किराया आ रहा था, यानी साल में 1 करोड़ रुपए तौकीर रजा किराया ले रहे थे मजार की दुकानों से। अब सरकार ने वहां पे सील किया है। तौकीर रजा की और जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुर्गों के और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि तौकीर रजा की कुछ प्रॉपर्टी दिल्ली में भी मिले, कुछ लखनऊ में भी मिले, कुछ नोएडा में भी मिले, गाजियाबाद में मिले, बाकी और सब ढूंढा जा रहा है। ये पूरा खेल कहते नहीं सब मजहब के आड़ में चल रहा था। तौकीर रजा बार बार मुसलमानों की बात करना, मजहब की बात करना, सड़कों पे उतार देंगे, ये कर देना, वो कर देना, और ये खेल आज से नहीं, लगभग वो 30 साल से खेल रहा था। जब होता था तब वो कुछ लड़कों को पैसा देता था, कुछ उनको उकसाता था, उनको भीड़ के नाम पे कुछ करता था और दंगे की धमकी देता था, और इसी के कारण पिछले 30 वर्षों से बचा हुआ था। तौकीर रजा को पहली नोटिस नगर निगम ने दिया था 1995 में, और अब तक 60 नोटिस दिया। सवाल यह है, नगर निगम नोटिस तो दे रहा था, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए किराया आ रहा था, इसमें से कुछ हिस्सा नगर निगम के अधिकारियों को और बाबुओं को, कर्मचारियों को भी जा रहा था। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार, तौकीर रजा, सरकारी कर्मचारी, ये मिल के पूरा खेल खेल रहे थे, और इसीलिए तौकीर रजा को कुछ हो नहीं रहा था। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, केवल मजार को छोड़ दीजिए, बाकी जो आसपास की दुकानें उसको गिरा दीजिए। नगर निगम ने उसको गिराया भी नहीं। 1995 से 2025 सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, तौकीर रजा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसने ऐसे बना लिया। थोड़ा वहाँ के थानेदार को पैसा दिया, थोड़ा वहाँ तहसीलदार के पैसा को दिया, फिर नगर निगम के बाबू अपनी सेटिंग करके रखी। सबसे चूंकि 1 करोड़ रुपए साल में आ ही रहा था, उसमें थोड़ा बहुत 10-20 लाख रुपए बांटता रहता था। ये पूरा खेल चल रहा था। अब सवाल ये है कि तौकीर रजा खिलाफ बहुत मुकदमे चल रहे हैं, किसी मामले में उसकी जांच क्यों नहीं कंप्लीट हुई? क्योंकि भारत में पुलिस चार्टर नहीं है। हमने अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं किया कि भैया आपको 1 घंटे के अंदर FIR करना है, या 1 दिन के अंदर FIR करना है, और या 1 महीने के अंदर, या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल ही करना है। ऐसा हमारे पास पुलिस चार्टर नहीं है। पुलिस आज भी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। तो चार्जशीट फाइल कर दिया तो भी ठीक, और नहीं फाइल किया तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तौकीर रजा के खिलाफ 60 नोटिस नगर निगम ने जारी किया। तो नगर निगम के अधिकारी बड़े चालाक, वो क्या कर रहे थे, आ रहे थे, जैसे वो वहाँ पे कुर्सी संभालते थे, एक नोटिस भेज देते थे कि कल को उनके ऊपर कोई बात ना आए। कुछ करते नहीं थे। हाँ, उस नोटिस के बदले माल पानी ले रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है। सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भैया 1 नोटिस दे दिया, 2 नोटिस दे दिया, 3 नोटिस बहुत है, 3 नोटिस के बाद आपको कार्रवाई करना ही करना है। 60 नोटिस नहीं देना होता। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे 60 नोटिस नहीं दी जाती किसी एक गलत काम के लिए, लेकिन यहाँ 60 नोटिस दी गई। 25 साल में 60 नोटिस का मतलब हर 6 महीने में, हर 5-6 महीने में 1 नोटिस भेज दी जाती थी। बस नोटिस भेज दिया, अपना काम खत्म। 2018 में हाई कोर्ट ने भी कहा खाली कराओ, 2025 आ चुका है। 2017 के बाद से वहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन, इसके बावजूद वहां के नगर निगम के कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 2018 में कह दिया जो करना है कर लो, फिर भी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपनी साठगांठ चल रही थी, माल पानी चल रहा था। भारत में जुडिशियल चार्टर हमने लागू ही नहीं किया कि आपको जो गलत हो रहा है उसके मुकदमों की फैसला एक साल में करना ही करना। तो ना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पुलिस चार्टर नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है, इसलिए कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो नगर निगम के कमिश्नर है या नगर निगम के अधिकारी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं। ना हमारे पास जुडिशियल चार्टर है कि जजों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को भी साल भर के अंदर आपको फैसला करना ही करना। ना हमारे पास सिटीजन चार्टर है कि अगर आपने सरकारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया, अवैध कब्जा किया, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। हमने भारतीय न्याय संहिता में जमीन को कोई अपराध घोषित ही नहीं किया। सरकारी जमीन पे कब्जा करना, इसको हमने सिविल डिस्प्यूट घोषित किया हुआ है। पूरे देश में जगह जमीनों पे कब्जा होता जा रहा है, हाईवे की, रेलवे की, नगर निगम की, सबकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। आज तक हमने जब जमीन कब्जा करने को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर नहीं किया, वो सिविल एक्ट माना जाता है। ठीक है, मुकदमा लड़ते रहो। सरकारी कर्मचारी बेचारा कितना मुकदमा लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और चूंकि उनका ट्रांसफर भी होता रहता है, तो कोई आता है थोड़ा फास्ट अपना मुकदमा ठीक से लड़ता भी है, अगला आता ढीला पड़ जाता है, उसको कुछ माल पानी मिल जाता है, ढीला पड़ जाता है। इसलिए कह रहा हूं, जो भारत में
तौकीर रजा टाइप के लोग अपना धर्म मजहब का कारोबार कर रहे हैं। तौकीर रजा जैसे लोग मजहब के नाम पर अपनी दुकानें बनवा रहे हैं। 74 दुकान बनवा चुके हैं मजहब की आड़ में, और उसके बाद किराया ले रहे हैं साल में करोड़ों रुपए। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने पुलिस चार्टर, न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, न सिटीजनशिप रिफॉर्म किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने सिटीजन चार्टर लागू किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, न हमने भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया, न जमीन पे अवैध निर्माण को, जमीन पे कब्जे को अवैध जघन्य अपराध घोषित किया। इसलिए पूरा खेल चल रहा है। एक बात और, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है, और भारत में तौकीर रजा टाइप के लोग जो सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम की बात करते हैं, वो बाकायदा मज़ार चला रहे हैं, मज़ार की दुकानों से किराए भी ले रहे हैं। मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना हराम है, और तौकीर रजा मज़ार बनवा भी रहे हैं, मज़ार के आसपास दुकानें भी बनवा रहे हैं, किराए भी ले रहे हैं। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है, और तौकीर रजा बाकायदा दरगाहों पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भारत में हज़ारों लोग दरगाहों पे जा रहे हैं। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, और भारत में देखिए लाखों की संख्या में पक्के कब्रिस्तान। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है, भारत में लाखों की संख्या में मज़ार। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है, भारत में लाखों की संख्या में दरगाह। अगर पहलवान साहब की मज़ार पे जाना जायज़ है, तो विवेकानंद जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? फिर तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, जैन मुनि, उनके जहाँ जहाँ समाधि स्थल है वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? अगर मज़ार दरगाह पे जाना जायज़ है, भूले शाह की, फूले शाह की, या हाजी अली की, या और किसी की, पहलवान साहब की मज़ार पे जाना जायज़ है, दरगाह पे जाना जायज़ है, तो जो सिख गुरुओं के हमारे समाधि स्थल बने हैं वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? गौतम बुद्ध जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? कुशीनगर जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, मज़ार दरगाह पे जाना भारत में जायज़ है, वहीं मज़ार दरगाह पे अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में जाना हराम है, भारत में जायज़ है। और भारत में मज़ार दरगाह पे जाना जायज़ है, लेकिन और किसी की नहीं। जैन मुनि हैं, बौद्ध हमारे भिक्षु हैं, या हमारे सिखों के हमारे गुरु, उनके समाधि स्थल पे जाना हराम है। राजघाट पे गांधी जी की समाधि स्थल पे जाना हराम है। मुझे लगता है इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है कि अगर कुरान वही है जो अरब में है वही भारत में है, हदीस जो अरब में है वही भारत में है, और अरब में अगर मज़ार दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना, मज़ार दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, तो भारत में जायज़ कैसे हो सकता है? इस बात पे मुस्लिम, हमारे जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम मौलवी हैं, वो खुद ही चिंतन करके बताएं। कायदे से इस मामले पे देवबंद को एक फतवा जारी करना चाहिए कि भैया अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि मज़ार दरगाह बनाना और जाना जायज़ है या नाजायज़ है, पक्का कब्रिस्तान बनाना जायज़ है कि नाजायज़ है। इस पे बरेली को, देवबंद को, इन लोगों को जो शीर्ष संस्थाएं, इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जमीयत उलमा को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर 3 तलाक के मामले में, बहुविवाह के मामले में, ठीक है, बाकी तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया के मामले में जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ओपिनियन रखता है, तो मज़ार दरगाह के मामले में अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख रहा है? अगर आप ये कहते हो नहीं हम तो भारत में रहते हैं इसलिए हमारा अरब वालों से कोई लेना देना नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो आप कहिए, हाँ भैया हम तो सब हिंदू थे और हमारे पूर्वज मंदिरों में जाते थे, हमारे पूर्वज समाधि स्थल पे जाते थे, इसलिए हम भी मज़ार दरगाह पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप हाजी अली की दरगाह जाइए, पहलवान साहब की दरगाह पे जाइए, फूले शाह की दरगाह पे जाइए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, फिर जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थिति तो स्पष्ट करिए। एक तरफ आप हर चीज़ को अरब से जोड़ते हैं, टोपी अरब जैसी पहनते हैं, दाढ़ी अरब जैसी रखते हैं, मूंछ अरब की जैसे अरब में लोग नहीं रखते वैसी रखते हैं, पूरा कुर्ता पैजामा अरब जैसा पहनते, सारी चीज़ें अरब जैसी करते हैं। और दूसरी तरफ अरब में मज़ार दरगाह नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं, अरब में पक्का कब्रिस्तान नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं। इस पर मुझे लगता है जो हमारे शीर्ष हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अरब को मानेंगे या भारत को मानेंगे। भारत को मानते हैं, बहुत अच्छी, मानना चाहिए, जहाँ रहते हैं वहाँ मानना चाहिए, लेकिन फिर भारत का सब कुछ मानिए, फिर भारत का त्यौहार भी मानिए, भारत का विचार भी मानिए, वसुधैव कुटुंबकम को भी मानिए, नारी तू नारायणी को भी मानिए, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को भी मानिए, फिर होली दिवाली को भी मानिए। फिर दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में जो भारत में है सब यहीं भारत के रहने वाले हैं। कोई त्यागी था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, सब यहीं के रहने वाले। हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका डीएनए एक है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ मामलों में तो अरब को मानेंगे और कुछ मामलों में भारत को मानेंगे।
इस पे मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है।